नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त तय किया है, लेकिन साथ में शर्त भी रख दी है कि अगर बातचीत के बाद भी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के आंदोलन के भविष्य से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर का आज हम करने वाले हैं विश्लेषण। इसके बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र वाले लेसन का भी रिवीजन करेंगे, जो कि उन्होंने कांग्रेस को पढ़ाए हैं। हम आपको पीएम मोदी की जुबानी कश्मीर के डीडीसी चुनाव नतीजों का सार भी समझाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलआईसी की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर लेकर चलेंगे, जहां पर आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ आज तक ने 24 घंटे गुजारे हैं। चीन बॉर्डर के हालात पर ज्ञान तो आपने खूब सुना होगा, वहां के हालातों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसान आंदोलन के साथ। आज किसान आंदोलन का 31वां दिन है। राजधानी दिल्ली में अब भी किसान बड़ी संख्या में न सिर्फ जमे हुए हैं, बल्कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से उनके दिल्ली पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। तेज होते आंदोलन के बीच आज किसान नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। इस बैठक में 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली ये कि किसान 29 दिसंबर को सरकार से मिलने को तैयार हैं। दूसरी बात ये कि किसान तीनों कृषि कानून खारिज करने को अपनी शर्त पर लगातार अड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि बातचीत से पहले किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी देखी गई। चौथी बात यह, किसानों ने सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। और पांचवी बात यह है कि बातचीत बेनतीजा रहने पर किसानों का आंदोलन और तेज होगा। यानी आज किसान नेता सरकार से थोड़े नाराज दिखे और उनकी नाराजगी की वजह कल प्रधानमंत्री का बयान था, जिसमें तीनों कानूनों को वापस ना लेने की बात कही गई थी। किसानों का मानना है कि अगर बातचीत करनी है तो इसके लिए माहौल बनाना चाहिए। वहीं किसान अपने साथियों को दिल्ली पहुंचने से रोकने पर भी खफा हैं। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। कल सारी मोदी सरकार वाजपेयी जी की याद में किसान को बदनाम करने में लगी रही। कल का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है। हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। 31 दिन बीत गए, किसान सड़क पर हैं, आक्रोश चरम पर और मांगे अधर में हैं। आर पार के मूड में आ गए हैं किसान। उनकी दिल्ली कूच की रफ्तार जोर पकड़ने लगी है। यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से किसानों के जत्थे तेजी से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ किसान रोक लिए गए। उन्हें दिल्ली पहुंचने की इजाजत नहीं मिली। नतीजा, हाईवे को जाम कर दिया गया। किसान सड़क पर ही बैठ गए। लेकिन इन पाबंदियों और पुलिस के रोकने पर भी किसान राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे जो साधन मिल रहा है उसी से दिल्ली पहुंचने की जिद है। काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है, नाराजगी बढ़ रही है। सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने के आरोप लग रहे हैं। किसान नेताओं के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री हैं। वातावरण जो वार्ता का जो माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो कल का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं। केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं। पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है? जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके हमने फोटो देखे हैं। वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं। आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे।
किसान नेताओं ने आज सरकार की चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी लिखी, प्रस्ताव के जवाब में प्रस्ताव भेजा, आरोपों के जवाब में आरोप लगाए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि गतिरोध टूट सकता है। किसान सरकार के प्रस्ताव पर 3 दिन बाद बात करने को तैयार है। सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है। इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। लेकिन किसान नेताओं ने शर्त रखी है कि बात तो होगी, लेकिन उसका एजेंडा किसान तय करेंगे। चिट्ठी में उस एजेंडे का जिक्र भी दर्ज किया गया है। किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना है। और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं, यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडलिटीज डिस्कस करेंगे। किसानों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बात सीधे मुद्दे पर होगी, यानी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसानों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम कर रही है। लिहाजा बैठक का एजेंडा पहले से तय होगा। आज तक हमें अफसोस इस बात का है कि जो बातें मीटिंग्स में होती रही हैं, सरकार ने वो लोगों से छुपा के हमेशा झूठ बोला और किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए हमने चिट्ठी के शुरू में ही कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपकी तरह झूठ बोले, और सरकार से उम्मीद होती है जो है वो बोले। किसानों ने आज अपने आंदोलन को तेज करने का भी संकेत दे दिया है। बैठक में यह तय किया गया है कि वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। तय किया गया है एनडीए के सांसद और विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब को भी टोल फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 27 और 28 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। ये हमारी सप्लाई है। अगर मोर्चे पे फौजी लड़ रहा है, सरकार पीछे सप्लाई भेजती है, फिर फौजी लड़ सकता है। जो सिपाही हमारे जहाँ आंदोलन में लड़ रहे हैं, इनकी सप्लाई जरूरी है। जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें विघ्न डाला जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, तो इसका मतलब आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आंदोलन टूटेगा नहीं। जितना दबाओगे आंदोलन उतना ही और मजबूत होता जाएगा। बीजेपी वालों का घेराव की बात है। सभी से निवेदन है, कल हमारे एमपी का वहां आए थे, उनको एक भी प्रोग्राम गंगानगर में नहीं करने दिया गया। किसानों ने अपनी लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने कल ही साफ कर दिया है, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि किसानों से अगर सरकार की चर्चा शुरू भी हो गई तो इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बातचीत तक पहुंचने के लिए नरमी के संकेत तो देते हैं, लेकिन इसके आगे समझौते तक दोनों पक्ष नहीं पहुंच पाते। आज तक ब्यूरो। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार ने किसानों को समझौते के लिए जो प्रस्ताव भेजे थे वो क्या हैं और इसे किसानों ने क्या कहकर खारिज किया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पर कंपनियां किसानों से पट्टे पर जमीन लेकर मनचाहा फसल उगाना चाहती हैं, इस पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में 3 संशोधन के लिए वो तैयार हुई। पहला संशोधन, कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री 30 दिनों के अंदर एसडीएम के पास होगी। दूसरा, किसानों की जमीन पर कंपनी कोई लोन नहीं ले पाएगी। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई जमीन की कुर्की नहीं होगी। किसानों ने इस प्रस्ताव पर कहा कि कानून की मूल भावना में ही दोष है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़ी कंपनियां किसानों को मनमाने फैसले थोपेंगी। मंडियों को लेकर सरकार ने प्रस्ताव में निजी कृषि मंडियों पर सरकार ने 2 संशोधनों के लिए वो तैयार हुई थी। पहला ये कि निजी मंडियों पर राज्य सरकार फीस लगा सकती है, जबकि दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो मंडियों में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। किसानों का जवाब,
राज्य सरकार को ताकत क्यों दी जा रही है? इससे किसान की मुसीबत में कोई कमी नहीं आएगी। सरकारी मंडी बढ़ाने की जगह निजी मंडी पर जोर क्यों है? और अब बात एमएसपी की। सरकार ने प्रस्ताव भेजा। एमएसपी पर किसानों को सरकार लिखित आश्वासन देगी। किसानों की ओर से कहा गया कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। किसान व्यापारियों को स्टॉक जमा करने के अधिकार मिलने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव में इसे बदलने से इनकार किया गया है। किसानों ने कहा इससे जमाखोरी बढ़ेगी। किसानों की मांग थी पराली जलाने पर 1 करोड़ जुर्माने का कानून वापस हो। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि समुचित समाधान किया जाएगा। किसानों ने कहा प्रस्ताव में कुछ भी ठोस नहीं है। किसानों की मांग थी बिजली संशोधन विधेयक 2020 से किसानों को रियायत दी जाए, उन्हें इसके बाहर रखा जाए जो दायरा है। सरकार का प्रस्ताव किसानों के लिए वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस पर किसानों ने कहा कि इससे सस्ती बिजली की गारंटी नहीं मिली हमें। सरकार की इस कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। किसान इसे छलावा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। इस योजना की खासियत यह है कि इसकी सुविधाओं को देश के किसी भी हिस्से में पोर्टेबल किया जा सकता है, यानी कि देश में इसका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत की और कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की वादियों में हवा इतनी शुद्ध है, प्रदूषण इतना कम है कि स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है, और मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। हां, अब मुझे ये तसल्ली है कि बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा तोहफा देते वक्त पीएम ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए उनके आरोपों का जवाब भी दिया है। पीएम ने डीडीसी चुनाव का जिक्र किया और इसे जमहूरियत की जीत कही। साथ ही राहुल गांधी के तंज का जवाब तंज से ही दिया। लेकिन दोपहर होते होते श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल लिया। उमर ने जम्मू कश्मीर सरकार पर जनादेश के अपहरण का आरोप लगा दिया है। उमर कह रहे हैं कि अगर डीडीसी चुनाव में लोकतंत्र की जीत हुई है तो फिर क्यों सरकारी तंत्र उनके नेताओं पर पाला बदलने का दबाव बना रहा है। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। करीब 48 घंटे पहले राहुल गांधी ने सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पर प्रहार करने वाले अंदाज में सियासी तंज किया था। निशाना ये कि देश में आज अलग विचार रखने वाले दबाए जाते हैं। सरकार, उनकी पुलिस और पूरा तंत्र जाल बुनता है। लिहाजा भारत में लोकतंत्र अब सिर्फ कल्पना में है। अब बारी प्रधानमंत्री की थी। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना राहुल गांधी को उसी अंदाज में जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का उदाहरण पेश करते हुए सवाल पूछे, पुडुचेरी में कितने साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं? दिल्ली में कुछ लोग
सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में जमहूरियत का डंका बजा। चुनाव में असल जीत लोकतंत्र की हुई। अलगाववादियों को दरकिनार कर लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। सारे मिथक टूट गए। प्रधानमंत्री ने इन नतीजों का हवाला देते हुए एक तीर से दो निशाने साधे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की जीत का डंका बजा रहे थे, वहीं उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की बात आगे बढ़ा रहे थे। उमर ने आरोप लगाया कि डीडीसी चुनाव में गुपकार की जीत से बीजेपी में हड़कंप मचा है। अब सरकार के अफसर गुपकार में सियासी तोड़फोड़ की साजिश रच रहे हैं। उनके उम्मीदवारों को घरों से उठाया जा रहा है। धन, बाहुबल और सरकारी जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। जिन जिलों में पकड़ दकड़ के जरिए वो रिजल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे जोरों शोर से ये काम चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि गुपकार गठजोड़ के जीते हुए उम्मीदवारों से जोर जबरदस्ती की जा रही है। शोपियां जिले में उनके दो नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला सबूत भी पेश कर रहे हैं। सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के आरोपों में अगर सच्चाई है तो ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत के जश्न को थोड़ा फीका जरूर कर रहा है। आज तक पर आप देख रहे हैं खबरदार। 1962 युद्ध में शायद पहली बार ऐसा है जब सर्दी के मौसम में भी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक आमने सामने थे 1962 के बाद। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1962 के बाद पहली बार एलएसी पर चीन और भारत के बीच सबसे ज्यादा तनाव है, जिसका असर सिर्फ लद्दाख में एलएसी पर ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के बॉर्डर पर भी साफ साफ दिखाई देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज हम आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट से ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस एक्सक्लूसिव एलएसी रिपोर्ट में आप देखेंगे वो रूट जहां से चीनी सेना अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश करती है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे वो पॉइंट जहां चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में अक्सर झड़पें होती रहती हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे वो जगह जहां आईटीबीपी के हिमवीर चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर तैनात रहते हैं। अप्रैल के महीने में लद्दाख में एलएसी पर तनाव की शुरुआत के बाद पहली बार आप देखेंगे एलएसी पर चीन की आंखों में आंखें डालकर निडर रिपोर्टिंग। आज तक की टीम करीब 80 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करके तवांग की उस फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंची जहां से 2 कदम की दूरी पर चीन की सीमा शुरू होती है। और अब हम आपको उस सफर पर लेकर चल रहे हैं। वो सफर उस जगह पर जाकर खत्म होती है जहां देश के जवान चीन के साथ साथ पूरे साल बेरहम मौसम से भी लोहा लेते हैं।
1000 फीट की ऊंचाई पर इन सुनसान पहाड़ों के साए में जहां दुश्मन ताक लगाकर बैठा रहता है, वहां मुस्तैद रहते हैं आईटीबीपी के हिमवीर, जिनकी दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रहती है। हम हिमवीर किसी भी मौसम में, मौसम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात, हम अपनी सीमा पर 24 घंटे तत्पर एवं मुस्तैद रहते हैं। जय हिंद। देश के इन्हीं हिमवीरों से मुलाकात करने के लिए आज तक की टीम अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक फॉरवर्ड पोस्ट के सफर पर निकली। यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए यहाँ का जो स्थानीय पशु याक है वो अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से रसद, उसके अलावा जो तेल है, साजो सामान है, उसको ले जाने में इसकी अहम भूमिका होती है। 90 किलो तक का वजन लेके ये आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है, आईटीबीपी के जो जवान हैं, उनको उनकी ये मदद करता है। सफर के दौरान ही हमें आईटीबीपी के हिमवीरों के बुलंद हौसलों का अंदाजा हो गया था, क्योंकि जहां आपकी लड़ाई दुश्मन और मौसम दोनों से हो तो बुलंद इरादे ही जीत की गारंटी देते हैं। तवांग से करीब 80 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करने के बाद इस वक्त हम लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक फॉरवर्ड पोस्ट यानी कि 0 पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाती है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप हवा को देखकर समझ सकते हैं कितनी तेज यहाँ पर हवा इस वक्त चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा आपको उड़ा सकती है। और इस मुश्किल हालात में यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, खासतौर से जो हिमवीर हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये फॉरवर्ड पोस्ट के का वो 0 पॉइंट है जहाँ पर बिल्कुल जो सरहद है चीन से लगी हुई है। सामने जो झील नजर आ रही है वो चीन के इलाके में मौजूद है। और ये वो इलाके हैं तवांग के जहाँ पर खासतौर से एक तरह से हर रोज ही कह सकते हैं कि फेस ऑफ की घटनाएं होती हैं। आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो तवांग में उस फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचा है जहां अक्सर चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की झड़पें होती रहती हैं। टीवी पर पहली बार आप 0 पॉइंट के साथ बर्फ से जमी उस झील को देख रहे हैं, जिसके साथ साथ बनी चीनी सड़क से चीन के सैनिक अक्सर भारतीय सीमा में घुस आते हैं। एलएसी पर नॉर्थ ईस्ट में तवांग काफी संवेदनशील सेक्टर्स में से एक है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन की सेना यहीं से भारतीय इलाके में काफी अंदर तक घुसने में कामयाब हो गई थी, लेकिन चीन की सेना अब दोबारा ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है। एलएसी पर भारत ने अब तक इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि चीनी सेना हो या जानलेवा मौसम, दोनों दुश्मनों को एक साथ आसानी से मात देते हैं आईटीबीपी के ये हिमवीर। दिन और रात के बाद लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे। फॉरवर्ड पोस्ट के इलाकों में जब जवान लंबी पेट्रोलिंग के लिए निकलता है तो कई बार उसे इस तरह के हालात में रहना पड़ता है जहां उसे रुकना पड़ता है। तो ऐसे खास तरह की जो टेंट हैं, जो 0 से नीचे के तापमान में जवान इसमें आसानी से रह सकता है। हाई क्वालिटी उपकरण, कपड़े और स्नो बूट जैसी जरूरतों से बेफिक्र आईटीबीपी के इन हिमवीरों का पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होता है। एक, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और उसकी हर गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियों को परखते रहना। चीन से लगने वाली तवांग सरहद पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तापमान 0 से नीचे जा रहा है और यहाँ पर आईटीबीपी के जवान
एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर यहाँ पर लगातार अपनी हथियारों की तैयारी कर रहे हैं। एक गोली एक दुश्मन की प्रैक्टिस हो या ऊंचे ग्लेशियर पर चढ़कर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देना हो, ये इन जवानों के लिए रोज का काम है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी। 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासतौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क मुस्तैद और मिले होंगे आपको। खास करके जो वर्तमान पहले से भी हम काफ़ी हमेशा जो हमारी ड्यूटियां हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आईटीबीपी के जवान देशवासियों को ये मैसेज देते हैं कि जब तक वो हैं तब तक देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मातृभूमि और इस पे उसके सम्मान पे, उसके गर्व पे और उसकी जो एक विश्वास है उस पे कभी भी हम कभी आंच नहीं आने देंगे। जब तक हिमवीर हैं यहाँ पे, जब तक हमारी फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई हैं, दिन रात हम चौकन्ने हैं और ये विश्वास इस देश को जरूर होना चाहिए कि जब तक हमें कुछ नहीं होगा। यही वो विश्वास है जिसके बल पर हम और आप चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सरहद पर तैनात जवान भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं। अपनी कड़ी ड्यूटी के बाद मिले वक्त में वो नाचते हैं, गाते हैं, साथ में खुशियां मनाते हैं। तवांग में एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट से कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मनजीत नेगी, अरुणाचल प्रदेश, आज तक। आईटीबीपी के हिमवीरों के बाद अब हम आपको जम्मू कश्मीर की पहली महिला ड्राइवर से मिलवाते हैं, जिनका नाम है पूजा देवी, जो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर की जिंदगी के सफर की कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। जब महिलाएं फाइटर जेट्स उड़ा सकती हैं, तब किसी महिला का बस चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूजा देवी के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है। उन्हें बस चलाते हुए देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है। 5-6 साल ही हुए अभी। पहले छोटी गाड़ी चला रही थी, उसके बाद ड्राइविंग सिखाने का काम कर रही थी, साथ में टैक्सी भी चलाती थी, उत्तराखंड वगैरह जाती थी सवारी लेके। और उसके बाद जब मोटर में सिखाया 2 साल से, उसके बाद लाइसेंस आ गया मेरा हैवी का, तो फिर उसके बाद ट्राला चला रही थी थोड़ी देर, सीमेंट वाला। तो अब पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे बस मिल जाएगी। तो थैंक्स करती हूँ उनका, जो गाड़ियाँ दे रहे हैं मुझे। 23 दिसंबर को उन्होंने कठुआ रूट पर चलने वाली एक बस का स्टीयरिंग संभाला तो कुछ देर के लिए तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिस बस में सफर करने वाले हैं उसकी ड्राइवर एक महिला है। लेडी होकर और वो बस ड्राइव कर रही है, ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। गाड़ी चला के सबको मतलब अच्छा इंस्पिरेशन करेंगे और आगे भी महिला जो कि यूथ है वो भी और आगे निकल के आएंगी। इनको अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, इनके जैसा ही स्ट्रांग बनना चाहिए हमें। 30 साल की पूजा के लिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनने का सफर इतना आसान भी नहीं था। वो एक गरीब परिवार से आती हैं। आज उनके हाथों में बस का स्टीयरिंग है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कई ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा है। अपने पति और परिवार से बगावत करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ड्राइविंग वाली ये अच्छी नहीं है, लेडी के लिए ये लाइन अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उनको यही बोला कि मतलब मानती हूँ कि अच्छी लाइन नहीं है, लेकिन मैं कोई अपने साथ गलत नहीं होने देती, ना ही मैं गलत करूँगी।
जिस परफेक्शन के साथ पूजा बस चलाती हैं, उसी परफेक्शन के साथ वो परिवार भी चलाती हैं। उनके 3 बच्चे हैं जिनके लिए वो सुपर मॉम हैं और अब तो पूजा कश्मीर की स्टार बस ड्राइवर भी बन गई। पूजा सिर्फ जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर ही नहीं बनी, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को संदेश भी दिया है कि अगर ठान लें तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक दिन बन गया कठुआ जिला के लिए और तहसील बसोली के लिए। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मैं गर्व कर रही हूँ इस पूजा के, जो मेरी छोटी बहन जैसी है, कि वो कठुआ का, जिसने कठुआ का, जम्मू कश्मीर का, अपने गांव सांदर का, बसोली का नाम रोशन कर दिया, एक मतलब इतनी हैवी व्हीकल चलाने की शुरुआत करके। पूजा को हमेशा से ही ड्राइविंग का शौक था, जो अब उनका पेशा भी बन गया है। वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है, लेकिन वो इकलौती महिला बस ड्राइवर नहीं बनना चाहती। वो एक ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग भी सिखाती है। चुनौतियों का सामना करते हुए कठुआ जिले की रहने वाली पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला पैसेंजर बस चालक बन गई है। पुरुष प्रधान व्यवसाय में कदम रखने के उनके फैसले से महिलाओं को तो प्रेरणा मिलेगी ही, और साथ ही में समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को भी बदलने में मदद जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अलग अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब वो सड़क पर जलेबी बनाते हुए नजर आए। दरअसल बुधवार को वो अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे थे, जहां वो एक जलेबी वाले के पास पहुंच गए और खुद ही जलेबी बनाने लगे। मिठाई की दुकान पर जलेबी बनाते हुए अपना वीडियो उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क का प्रयोग जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, कोरोना से रखें खुद को महफूज। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।